अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सरफराज एंड टुडे आई गोना टॉक ऑन बिहाफ ऑफ इल्मी सिटी। इल्मी सिटी डेली बेसिस पे बहुत सी इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आता है और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और एजुकेशन से रिलेटेड हर डिपार्टमेंट के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन टॉपिक है इट्स इम्प्रूविंग क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो अब हम मिलते हैं अपने गेस्ट से। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is Pakistan's sports sociologist and a social activist. So I warmly welcome my honorable guest, Mohammed Umair Asif. तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? Alhamdulillah. First of all, I would like to thank you and we are very pleased to have you on here with us today. तो जैसे कि माशाल्लाह से उमर आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सो आई वांट यू कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है, हाउ यू विल डिफाइन अ क्वालिटी एजुकेशन आपके मुताबिक। कोशिश करते हैं इसे समझने की कि क्वालिटी एजुकेशन क्या है। बेसिकली उर्दू में हम कह सकते हैं मियारी तालीम। तो आइडिया ये, अच्छा मैं एकेडमिक डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा। आइडिया ये है कि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं वो जी बेसिकली सीखने के लिए जाते हैं। तो अगर तो वो स्कूल में सीख रहे हैं कुछ, यही बात यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई होती है, कॉलेज पे भी। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो तालीम है मियारी है, जिसमें बच्चे जो सीखने जा रहे हैं वो सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में आप मैथ स्टडी करते हो, उर्दू हो गई, इंग्लिश, साइंस, तो अगर तो आप वो चीजें सीख रहे हो वाकई, तो फिर वो एक पॉजिटिव साइड है। क्योंकि कल को अगर आपने साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अगर तो आपको नहीं आते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये जो मेयार है ये ठीक नहीं है, या क्वालिटी एजुकेशन ठीक नहीं है। तो इसमें मजीद एक बात मैं आपको बताऊं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में जो एक फिगर है ना, वो ये है कि तकरीबन 22 मिलियन बच्चे हैं 15 to 16 एज के बीच में, जो स्कूल नहीं जाते हैं। ये अलिफ लाम का डेटा था। तो पहले तो यही बहुत सीरियस किस्म का इशू है। और इसमें एक वजह ये भी है कि क्वालिटी एजुकेशन स्कूल्स में नहीं मिलती है बच्चों को, इस वजह से भी वो नहीं जाते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें बताऊं, इसमें 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं क्वालिटी एजुकेशन में। एक तो ये कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से सीखें। वो तब सीखेंगे जब बच्चे जो हैं उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है, मेंटल कंडीशन और फिजिकल, वो अच्छी हो। वो बच्चे जो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या उन्हें किसी और तरह के स्ट्रेस है घर में, बिल्कुल। या उन्हें स्कूल में या घर में मारा पीटा जाता है, तो वो बच्चे उस तरह से नहीं सीख पाते हैं जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा जो एक अच्छी सिचुएशन में, कंडीशन में रह रहा है। इसी बिल्कुल तरह से सही जी। मैं इसलिए हम आगे बात करते हैं। आप सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बता देना कि आपके अकॉर्डिंग इस टाइम पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप ज़रा उस पर थोड़ी सी पहले बात करें, फिर ये बातें करने के लिए विल नेक्स्ट गो अहेड विद दीज थिंग्स। तो पाकिस्तान का जो इस टाइम एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है और आपसे कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, ये देखिए, आपने क्वालिटी एजुकेशन पूछा था इसलिए मैं उसको जी कंप्लीट करना चाह रहा था। लेकिन पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है हम सबको पता है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स है। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसमें क्लास के हिसाब से, आप कह लें फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से कैटेगरीज बनी हुई हैं। फिर हर स्कूल जो है उसके अपने सिलेबस हैं, उसकी अपनी पॉलिसीज हैं। ये भी एक अहम क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकली किस तरह से ये जो है डिफरेंट कोर्सेज अप्रूव हुए हैं हर स्कूल में। कोई सिंगापुर का पढ़ा रहा है, कोई यूएस का पढ़ा रहा है, कोई कौन सा, ये कौन इसके पीछे था जिन्होंने ये चीजें अलाउ की? क्या डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है जो, जिसका जो दिल किया उसने वो पढ़ाया? फिर लैंग्वेज का इशू है कि लोकल लेवल पे बच्चों को उनके लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की जरूरत है। उन्हें वही समझ आती है, उर्दू भी नहीं इवन समझ आती है। सिंध में, साउथ पंजाब में बच्चे लोगों को उर्दू भी नहीं समझ आती है बच्चों को, तो उन्हें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की जरूरत है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एक बड़ी ही वियर्ड सी सिचुएशन में है, जिसको सही करने की हमें बहुत अशद जरूरत है। सही सही। तो मैं आपके ख्याल में पाकिस्तान एजुकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, विच यू यू थिंक दे शुड
एलिमिनेट इनको हर हाल में पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से निकलेंगे तो विल गो हेड टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो आप वो कुछ ड्रॉबैक्स हमारी ऑडियंस से शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अभी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम बन रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसमें अगर तो लोकल नीड्स जो है उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा तो वो भी कोई इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये बनना चाहिए। उसके बाद आपको, अगर आपके इल्म में हो तो, राइट टू एजुकेशन लॉ है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको आर्टिकल 25A कहते हैं। उसके मुताबिक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मुफ्त और मेयारी तालीम देना हर बच्चे को जो 5 से 16 साल तक है, 5 to 16 एज के बीच में आता है। ये लॉ बना था 2013 में और ये आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो इसलिए शायद कि गवर्नमेंट की और पॉलिटिशियन की जो प्रायोरिटीज हैं उसमें एजुकेशन नहीं है। तो ये लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसके रूल्स बनने चाहिए, रूल्स बनेंगे तो इम्प्लीमेंट होगा। ये वो चीजें हैं जो लाजमी होनी चाहिए पाकिस्तान में एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। इसी तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो उस तरह से नहीं होती है। टीचर्स का जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की सैलरीज हैं जो 20-25 हज़ार होती हैं, उसमें अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को तो वो चीज़ आइडियल है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें हैं जो सिस्टम से निकलनी चाहिए और पॉजिटिव साइड में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। सही सही। ओवरऑल बजट, एजुकेशनल बजट को इंक्रीज करना चाहिए इस इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। सही। तो मैं आपकी अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कुछ रिवोल्यूशनरी स्टेप बताएं विच वी शुड फॉलो कि जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रो करे इम्प्रूवमेंट की तरफ। रेवोल्यूशनरी स्टेप्स क्या होने चाहिए जो आप कहते हैं कि कोई तौर पर तब्दीलियाँ आए एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, रेवोल्यूशनरी स्टेप जो है, ये मसला जो एजुकेशन का हमारे यहाँ, ये बहुत सीरियस है। ये एक तो बड़ी जल्दी शॉर्ट टर्म में सोल्व होने वाला इशू नहीं है। बात उसमें फिर वही आ जाती है कि गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉमिस किया हुआ है इंटरनेशनल बॉडीज को कि हम जीडीपी का 4% इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन पे, लेकिन वो 2% से ऊपर नहीं जाता है। पिछले 10 साल ले लें तो वो 2% से ऊपर नहीं जाता है। तो गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटी पे लाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन में। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, इसके लिए उन्हें कैपेबल लोग चाहिए डिपार्टमेंट में, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और फिर इसके पीछे एक चीज और है कि गवर्नमेंट तब इन्वेस्ट करेगी इसमें जब लोग डिमांड करें। लोगों को डिमांड करनी चाहिए प्रायोरिटी पे कि हमें एजुकेशन चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए। और हमारे जो लोग हैं वो इस डिमांड को कभी भी नहीं करते हैं। हमारी डिमांड होती है हमारे बच्चों को जॉब्स मिल जाए, आपको स्ट्रीट्स बना दें, रोड्स बना दें। तो जब हम लोकल पॉलिटिशियन को प्रेशराइज करेंगे फिर वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट ही है जो हमारे सॉल्यूशंस की तरफ हमें लेके जाएगा और हमारे मसले जो हैं वो हल होंगे। सही। सो उमर, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का, मतलब आपको ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशनल सिस्टम कौन सी कंट्री का पसंद है और क्यों? वैसे पाकिस्तान से अच्छा, जो मैं पहली बात कर रहा था कि बच्चों को सीखना चाहिए, तो उसमें ये भी आ जाता है कि सोशल मोरल वैल्यूज भी बच्चों को स्कूल में सीखनी चाहिए और वो टीचर्स ने सिखानी है। तो मेरे ख्याल में ना, दुनिया में जिन कंट्रीज में लोगों में एडल्ट जो हैं उनमें अगर सोशल मोरल वैल्यूज हैं, उन्होंने साइंस में डेवलपमेंट की है, तो उनका यकीनन जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा है। उनका अच्छा सिस्टम था, इसीलिए उन्होंने वो चीजें सीखी भी हैं, उनका बिहेवियर भी अच्छा है, ह्यूमन वैल्यूज का पता है उन्हें। साउथ कोरिया की एग्जांपल दे सकते हो, वहां पे लोगों का बिहेवियर इंतहाई नॉर्मल है, वो अच्छे से पेश आते हैं दूसरों से, और टेक्नोलॉजी में वो दुनिया में हर चीज में टॉप कैटेगरीज में आते हैं, चाहे वो एजुकेशन है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सबसे ज्यादा जो है वो साउथ कोरिया में दुनिया में। इनोवेशन में टॉप 5 में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उनके कैपिटल का, वो टॉप 5 में आता है। हेल्थ में टॉप 5 में आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है क्योंकि उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली वहां रहा हूँ 2 साल, तो ये आपको नजर आता है कि एजुकेशन सिस्टम किसका अच्छा है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि पाकिस्तान ने 70s में साउथ कोरिया को हेल्प आउट किया था पॉलिसीज बनाने के लिए, डेवलपमेंट भी एजुकेशन भी। हमने अपनी भी बनाई थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है कभी। हुई होती तो यहाँ पे भी सिचुएशन बहुत अच्छी होती। जी, सही।
एक बात उम्मीद ये है कि हमारा जो ये स्टडी सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत बुकिश है, ठीक है? तो हम स्टूडेंट्स के अंदर सेंस ऑफ क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं? बिकॉज़ अब ये तो बहुत टफ है, बिकॉज़ जो हमारे स्पेशली जो विलेज स्कूल हैं और जो छोटे शहरों में स्कूल होते हैं, वहाँ पे तो बस एक डंडा है, एक टीचर है और एक किताब है, एंड द स्टूडेंट जस्ट हैव टू क्रैम इट। तो हम क्रिएटिविटी की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं स्टूडेंट्स को? क्रिएटिविटी में ये है कि टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी पहले तो, खास तौर पे जैसे आपने कहा गवर्नमेंट स्कूल्स में, छोटे शहरों में वो तो देनी पड़ेगी। लेकिन एक मसला है, आपको आइडिया हो तो लाहौर में 75% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, सिर्फ 25% सरकारी स्कूलों में जाते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, खास तौर पे जहाँ पे फीस कम है, जो हर एक छोटी सी गली में छोटे से घर में बने हुए हैं, वहां पे टीचर्स की ट्रेनिंग करवाने के लिए कोई नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में फिर भी उनकी कभी ना कभी ट्रेनिंग होती है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है पूरा। तो टीचर्स को ट्रेनिंग करवानी है, स्कूल में एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट देना है। स्कूल में अच्छा एनवायरनमेंट होगा जहाँ बच्चे खेलें भी, जहाँ पे बच्चे आर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके, टीचर्स उन्हें सिखाएं, ना कि उन्हें सिलेबस खत्म करवाने में उनकी कंसंट्रेशन हो। तो वहां पे बच्चे क्रिएटिविटी में जाएंगे, वहां पे वो सीखेंगे, रीडिंग की हैबिट डेवलप की जाए स्कूल्स में, सही। बुक्स का कॉन्सेप्ट लाया जाए। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर हम बुक्स को लोकल कॉन्टेक्स्ट में, लोकल कल्चर के मुताबिक बुक्स लाएं, तो शायद बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा हो, बजाय कि उन्हें हम मिस्टर चिप्स पर आए, जो अमेरिका में कहीं से हैं, हमें पता भी नहीं है उनका कल्चर क्या है और वहां पे क्या चीजें हैं क्या नहीं है। और आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्टेम का चल रहा है कि बच्चों को साइंस मैथ्स किस तरह सिखाए जाए, रोबोटिक्स के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। इन चीज़ों को जो है स्कूल लेवल पे हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो और वो फ्यूचर में मतलब वाकई आइंस्टाइन बने, कोई उनमें से कोई कुछ करे, कोई साइंटिस्ट बने। तो ये चीज़ें ऐसी डेवलप होंगी जब एक एनवायरनमेंट लर्निंग हम डेवलप करेंगे। आपको एक और चीज़ लास्ट बताता चलूँ कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स लाहौर में भी ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक कमरा है, उसकी बिल्डिंग डेंजरस है, वहाँ पे सीवरेज का पानी आ रहा होता है, वहाँ पे एक टीचर है जो सारी क्लासों को पढ़ाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो सकती है, वो डिप्रेशन में जाएंगे या स्कूल छोड़ देंगे, कुछ ऐसा होगा। सो मच उमेर, सही। उमेर, जो विलेज के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करना करेंगे कि मतलब वहाँ पे टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए? बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स तो अच्छी खासी पे ले रहे हैं, बट दे आर हम्म नॉट गिविंग देयर बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, मतलब हम कैसे उनको ग्रूम कर सकते हैं, वहाँ के टीचर्स को स्पेशली? वहां पे देखिए, आई थिंक गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है ओवरऑल अभी तक। जो ऑब्जर्वेशन है, गवर्नमेंट की कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो होती रहती हैं कुछ अरसे बाद ना, लेकिन गवर्नमेंट के मसला ये है कि कैपेसिटी उस तरह से नहीं है कि वो हर टीचर को हर टाइम मतलब ईयरली या साल में 2-3 दफा ट्रेनिंग दे। इसमें जो लोकल लोग हैं ना वहाँ के, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कर सकती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स करवाती हैं वो किसी तरह एंगेज हो और वो ट्रेनिंग्स करवाएं। लेकिन लोकल जो लोग हैं ना वहाँ के, हर स्कूल में ना गवर्नमेंट में खासतौर पे एक कमेटी होती है, स्कूल काउंसिल कहते हैं, उसमें वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो शामिल होते हैं। तो वो अगर जिम्मेदारी लें और वो रिसोर्सेज फाइनेंस लोकल तौर पे जनरेट करें, क्योंकि वो इशू नहीं होता है, वहाँ पे इतने ऐसे लोग होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो रेगुलर बेसिस पे टीचर की वहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाएं, या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का ट्रेंड शुरू हो सकता है, क्योंकि मोबाइल हर किसी के पास है और ऑलमोस्ट स्मार्टफोन है। तो ये या डिजिटल वे या लोकल लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे यहाँ ओवरऑल कोई अच्छे आउटपुट्स नहीं देती है। तो हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि स्कूलों को भी बेहतर बनाए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी अरेंजमेंट्स करें। उमेर, आपको मेरी यस,
जी, सॉरी आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगी प्लीज़? सही सही। मैंने आपसे ये पूछा है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि मतलब हाउ यू कैन डिफाइन इट, इज इट दिस इज गोइंग वेल पाकिस्तान के अंदर, तो इसे प्रमोट करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए, इसके बैक ड्रॉज या इसकी इम्प्रूवमेंट अगर आपको इससे कुछ नज़र आती है तो वो काइंडली हमारी ऑडियंस से शेयर कर दें ऑनलाइन एजुकेशन का। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो भी आया है और वो यकीनन मतलब मजबूरी की वजह से आया है, चाह नहीं रहे थे लाना, लेकिन इसका फायदा ये हुआ है, एक तो एक्सपोज हुए हैं हम लोग कि जो हमारे टीचर्स थे ये स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, इवन पेरेंट्स, उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, उनको जूम यूज करना नहीं आता है अभी भी सही तरह से। तो जो एलएमएस सिस्टम्स आए हैं यूनिवर्सिटीज में वो भी उन्हें नहीं आते थे। फायदा इसका ये हुआ है कि उन लोगों को सीखने को मिला है। दूसरा ये कि ऑनलाइन सिस्टम्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑनलाइन सेटअप पूरे स्कूल्स के इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। उसमें फ़ायदा ये है कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आपको मतलब हर चीज़ बतानी है सिर्फ़, या आपको ड्रॉ करनी है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। बच्चों को वो चीज़ें दिखा नहीं सकते हैं, बच्चों को वो बच्चे इमेजिनेट नहीं कर सकते हैं चीज़ें। आप स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चों को आप बोर्ड में क्या स्टार्स बना के दिखा देंगे, लेकिन अगर आप डिजिटल सिस्टम को प्रमोट करें, जो ऑनलाइन एलएमएस सिस्टम स्कूल्स के भी आए हैं, तो आप बच्चों को रियल चीज़ें दिखा सकती हैं उसके थ्रू। उसमें सही एनिमेशंस होती हैं, उसमें वीडियोज़ होती हैं, तो बच्चे असल में जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं, उसको देख भी सकते हैं। इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि सिर्फ़ आप बता दो या आप दिखाओ भी बच्चों को। तो अगर बच्चे एक कॉन्सेप्ट अभी हम ला रहे हैं कि स्पोर्ट्स के थ्रू साइंस सिखाने का ना, तो उसमें आप जी देखें कि अगर बच्चे खेलते हुए पूछ समझते हैं कि बॉल की मूवमेंट किस तरह से होती है, उसका हर शेप किसी का ऐसी क्यों लर्निंग होती है, प्रोसेस डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स का। बिल्कुल, सही तो वो लर्निंग बहुत डिफरेंट है। जी सही। सो ये जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है इसने ना स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। हम्म लाइक अब जो एक बीकन हाउस का स्टूडेंट है वो तो दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में भी कंपटीशन है, फिर गवर्नमेंट स्कूल को तो वो तो फिर कुछ नहीं समझते, कंपटीशन में जाते हैं तो बच्चों में एक वैसे ही बड़ा डिप्रेशन, एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है कि इस चीज़ को एलिमिनेट किया जा सकता है, इसका कोई तरीका है, ये जितनी बुरी तरीके से ये सोसाइटी में फैल चुकी है इससे बहुत से प्रॉब्लम हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या बात करना चाहेंगे? अच्छा, मैं एक तो ये कि ये जो सिस्टम है बेसिकली ये ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने स्टार्ट किया था, यहाँ पे क्लासेस बना दी थी। तो हमें सही ये चाहिए था बेसिकली, वो चाहते थे कि एलीट क्लास जो है वो उनके लिए काम करे, इसलिए उन्होंने एलीट क्लास डेवलप की। हमें चाहिए सही था कि 1947 के बाद इस सिस्टम को खत्म करते यहाँ पे। अभी गवर्नमेंट कह तो रही है कि वो यूनिफॉर्म सिस्टम ला रहे हैं जिसमें सेम सिलेबस होगा, और देखें उसमें से क्या निकलता है। तो बेसिकली अच्छा, एलीट सिस्टम जो है ना वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में होता है, एलीट स्कूल्स होते हैं, साउथ कोरिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में, हर जगह है। तो वो मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि एलीट के बाद जितने भी स्कूल्स आते हैं ना, हमारे तो कोई 10 तरह के टाइप्स हैं स्कूल्स की, उन सब का सिस्टम सेम होना चाहिए, वहाँ पे सिलेबस सेम होना चाहिए, वहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी सेम होनी चाहिए, और नई मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसा कि मैंने कहा, इसके साथ ही अच्छा, इस तरह से ये सिस्टम चेंज हो जाएगा क्लासेस वाला जो बना हुआ है। अभी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है वहां से भी हमेशा से अच्छे लोग निकले हैं, वहां से ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट, क्रिकेटर्स निकले हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि निकल रहे और इस चीज को छोड़ दो। पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत है। हर बच्चे का राइट है, एजुकेशन राइट है पाकिस्तान में, तो हर बच्चे का राइट है कि वो सेम एजुकेशन हासिल करे। ये नहीं कि अगर उसके पास पैसे कम है तो वो कहीं और जाए और वहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ पे क्वालिटी डिफरेंट है, और अगर उसके पास ज्यादा पैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकता है, वो एलीट क्लास से है, तो उसको कुछ और। ये सिस्टम टोटल रिफॉर्म करने की जरूरत है कि जिसमें इक्वालिटी की बेस पे बच्चे सीखें, ना कि क्लासेस या क्लासिफिकेशन की फॉर्म में। सही सही, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। अम, तो मैं आप हमारी ऑडियंस को इम्प्रूवमेंट के लिए जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, एजुकेशन आपके जहन में मतलब कुछ भी कोई मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए, या कुछ भी आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो यू आर ओपन टू से, अगर आपके पास एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने के कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ ड्रिल्स हैं, तो काइंडली वो शेयर करें हमारी ऑडियंस से।
देखिए, मैं वो बात रिपीट करना चाहूँगा पहले कि अवाम को, लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि एजुकेशन जो है, हम चाहते हैं हमेशा कि हम जॉब्स मिल जाए, हमें फाइनेंस मिल जाए, हम लोग अमीर हो जाएं। तो एजुकेशन ही वो टूल है जिसके थ्रू आप फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। साउथ कोरिया में ऐसे ही केस है। एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे एजुकेशन लाएंगे, बच्चों की स्कूल्स लाएंगे। अगर आप कहें अपने एमपी एमएनए को, लोकल को, कि हमारे स्कूल जो है ये अच्छी हालत में नहीं है, इसको बेहतर बनाएं, अगर आप प्रेशर डालेंगे तो वो करेंगे। तो जब आवाम जो है, लोग वो ये सोच रखेंगे कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, तो फिर लॉ भी इम्प्लीमेंट होगा, गवर्नमेंट भी इस पे फोकस करेगी, फिर इसमें फाइनेंसिंग भी होगी, और फिर स्कूल्स बेहतर होंगे, टीचर बेहतर होंगे, अच्छे टीचर्स आएंगे जो पढ़ाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, बच्चों को फैसिलिटीज मिलेंगी स्कूल्स में और स्कूल से बाहर। तो ये एक तरीका है जिससे हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज जब तक हम चाहेंगे नहीं कि हमने ये करना है, तो हम फाइनेंसिंग भी नहीं आएगी और ये चीजें बेहतर नहीं होगी। तो सबसे सही पहले तो अपना जहन बदलें, अपने माशरे में, सोसाइटी में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दें, अपने कल्चर में इसको इम्पोर्टेंस दें, रीडिंग को प्रमोट करें, सही रीडिंग से लाइब्रेरीज को प्रमोट करें। ये चीजें हुए बगैर ये सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। सही बिल्कुल सही उमेर, वेल सेड। तो आज का जो सेशन था हमारा वो बहुत हेल्दी रहा है। सो इट वाज वेरी वंडरफुल। बहुत हेल्दी डिस्कशन रही है। थैंक यू सो मच उमेर आसिफ, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और उन्होंने जो भी क्वेश्चंस हम लोग के ओपन क्वेश्चंस आते रहे वो मैं साथ साथ पूछती रही हूँ आपसे। सो थैंक यू सो मच उमेर, आई होप फॉर द बेस्ट। और हमारी ऑडियंस को हम मज़ीद इस तरह की यूनिवर्सिटी की जो ऑडियंस है, हम मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आते रहेंगे। सो आज के सेशन के से का अख्ताम का टाइम हुआ है। सो थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।